हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स वेल्थ में आपका स्वागत है। होप यू आर डूइंग वेरी वेल। चलिए, बीएसटी का एग्जाम सर पर है तो एक छोटा सा क्लिप लेकर आ गए हैं दैट हाउ टू सर क्रैक केस स्टडी, कुछ बिना कोई सेटअप का आपके लिए जैसा था एक छोटा सा सेटअप लेकर आ गए सर, हाउ टू क्रैक केस स्टडी। लेट्स बिगिन। तो सर सबसे पहले यहाँ पर बोला गया है पार्टी को लेकर, आपका जितने भी चैप्टर्स है पार्टी में, पहले पार्टी का वीडियोस आपको लेकर आ रहे हैं। जल्दी से देखिएगा और समझिएगा। जहां भी आपको लगे स्क्रीनशॉट लेने का जरूरत है, नोट्स निकाल लो, कॉपी निकालो, जहां पर आपको लग रहा है मेंशन करने का जरूरत है, हाईलाइट करने का जरूरत है, प्लीज कर लेना। बिकॉज बहुत इजी वे में आपको समझाएंगे हाउ टू क्रैक की स्टडी। पहला चैप्टर है मैनेजमेंट। तो सर हम सब जानते हैं मैनेजमेंट रेफर्स टू कंडक्टिंग द सेट ऑफ फंक्शंस टू परफॉर्म सच एज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। सर यहां से क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? ऐसे तो हर चैप्टर ही एवरी ब्लडी वर्ड ऑफ द बुक इज इंपॉर्टेंट, बट आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की तरफ से हम लोग देखेंगे। सबसे पहले मैनेजमेंट का फीचर पूछेगा। तो सर हम मैनेजमेंट का फीचर जानते हैं, मैनेजमेंट हेल्प्स टू अचीव organizational objective, all pervasive continuous process, multi-dimensional, intangible in nature। तो गोल ओरिएंटेड हम सब जानते हैं। ऑल परवेसिव का मतलब क्या है? ऑल लेवल्स में बोलेगा, टॉप मिडिल लो में आएगा, दैट इज ऑल परवेसिव होगा। बार बार यूज होगा तो कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। अगर इंप्लॉइज को भी खुश रखना है, वर्क भी अच्छे से करना है और ऑपरेशंस भी करना है, दैट इज मल्टी डायमेंशनल हो जाएगा। फिर आता है इंटेंजिबल इन नेचर। ये पहले आपको बेसिक बता रहे, ध्यान से सुनना। इंटेंजिबल इन नेचर का मतलब क्या है? इट कैन नॉट बी सीन और टच्ड, इट्स प्रेजेंस कैन ओनली बी फेल्ट, which means that if the organizational goal is achieved and employees are happy, then we can say that management of organization is good। ये सब तो बेसिक्स है सर। फिर आपसे इंपॉर्टेंस पूछेगा। इंपॉर्टेंस सब जानते हैं। मैनेजमेंट हेल्प्स टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, सोशल ऑब्जेक्टिव, ये सब तो क्लियर है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से अराइज होता है जो आपको ध्यान देना है, मैं बता रहा हूँ मार्क करके। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होगा कि एक्सप्लेन द नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैं लिख दे रहा हूँ, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, नेचर ऑफ मैनेजमेंट और एस्पेक्ट, एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट। अब नेचर एंड नेचर ऑफ मैनेजमेंट एंड एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट में क्या होता है सर? या साइंस आर्ट प्रोफेशन को लेकर बोले, किसको लेकर बोलेगा? नेचर एंड एस्पेक्ट में साइंस आर्ट एंड प्रोफेशन को लेकर। साइंस में हम सब जानते हैं साइंस क्या होता है सर। साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विच एक्सप्लेन्स द जनरल ट्रूथ रहेगा। अच्छा, साइंस को पता करने के लिए कैसे पता चलेगा? साइंस पहले या तो डेफिनेशन रहेगा, साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विच एक्सप्लेन्स द जनरल ट्रूथ। उसके अंदर तीन चीज आता है, आपका सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, प्रिंसिपल बेस्ड एक्सपेरिमेंटेशन एंड यूनिवर्सल वैलिडिटी। सिमिलरली अगर वो आर्ट होता है, आर्ट होने के लिए क्या होना चाहिए? आर्ट इज अ डेफिनेशन मैं बता दे रहा हूँ, आर्ट इज अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। इसमें 3 पॉइंट आपको दिखेगा केस स्टडी में। जैसे एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज है, आप देख सकते हो एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा सर? प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। और पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन का मतलब क्या है? टू टीचर्स, टू लॉयर्स, टू आर्टिस्ट, दे ऑल हैव सेम थियोरेटिकल नॉलेज बट दे अप्लाई देम डिफरेंटली। तो सर एक केस स्टडी यहां से बनता है। क्वेश्चन पूछेगा विच नेचर ऑफ मैनेजमेंट या विच कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इज बीन फाउंड हियर। मतलब वो साइंस आर्ट प्रोफेशन को लेकर बोल रहा है। प्रोफेशन के बारे में हम सब जानते हैं, वो रिस्ट्रिक्टेड एंट्री एंड एग्जिट होता है। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट को लेकर बोलेगा, दैट इज सेड टू बी प्रोफेशन। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अब आता है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया। अब अगेन ये सब करने के बाद मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव हम सब जानते हैं, 3 ऑब्जेक्टिव होता है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ आता है। सोशल ऑब्जेक्टिव में डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी आता है एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव में पर्सनल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करता है। ये सब मैंने बता दिया था। अभी एक क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ से, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैं बार बार बता रहा हूँ, ये आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, बस हाउ टू क्रैक केस स्टडी के पॉइंट्स बता रहा हूँ। तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट 3 आता है सर। पूछेगा विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज दिस। जैसे मैंने पहले भी पढ़ाया था कि विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट चंद्रिका भट्टाचार्य इज वर्किंग, ऐसे करके क्वेश्चंस आएंगे। तो मैनेजमेंट का 3 लेवल होता है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। सर टॉप लेवल को आइडेंटिफाई करने का सिर्फ और सिर्फ 2 तरीका है। सबसे पहले उसका नाम सब, टॉप लेवल मैनेजमेंट इंक्लूड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कैन बी नोन एज डिफरेंट नेम, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर एंड प्रेसिडेंट। ये नाम रहेगा तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वो टॉप लेवल मैनेजमेंट। अगर ये नहीं रहा तो उसका फंक्शंस आपको फिंगर टिप पे याद होना चाहिए, जैसे डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव, डिटरमाइनिंग पॉलिसी, डिटरमाइनिंग एक्टिविटी, असेंबलिंग रिसोर्सेज, अप्रूविंग बजट। इसमें से कुछ भी पॉइंट अगर कहीं कहानी में लिखा रहा कि ही और शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बजट, ही और शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिविटी, ही और शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग पॉलिसी, तो भैया वो टॉप लेवल मैनेजमेंट में काम करता है। सिमिलरली अगर आप आते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट में, आप मिडिल
आप मिडिल लेवल मैनेजमेंट देख सकते हो, अगर वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट में लाई करेगा तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट सबसे पहले ये सारा नाम आपको याद होना चाहिए कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट लाइज बिटवीन टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट. इट इज नोन एज डिफरेंट नेम, डिपार्टमेंटल हेड, डिप्यूटी डिपार्टमेंटल हेड, प्लांट सुपरिटेंडेंट एंड ऑपरेशनल मैनेजर. ध्यान देना, ऑपरेशनल मैनेजर, कहानी में लिखा रहेगा ऑपरेशंस होते हैं, तो सर वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहे हैं. ये एक तरीका से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो मिडिल लेवल में है. दूसरा तरीका क्या है सर, उसका एक्टिविटीज या उसका फंक्शंस आपको देखना पड़ेगा. इंटरप्रेटिंग पॉलिसी, अपॉइंटिंग एम्प्लॉइज, जैसे लिखा हुआ है इंटरप्रेटिंग पॉलिसी, अपॉइंटिंग एम्प्लॉइज, असाइनमेंट ऑफ एम्प्लॉय, मोटिवेटिंग एम्प्लॉय एंड क्रिएटिंग कोऑपरेशन. अगर ये सब में से कुछ रहा, दैट इज सेड टू बी मिडिल लेवल मैनेजमेंट. ठीक है सर, मैं बहुत सारा स्पीड बता रहा हूँ बिकॉज बहुत सारा चैप्टर्स है. आप प्लीज उसको फॉरवर्ड आप उसको थोड़ा स्लो सॉरी, आप उसको स्लो करके थोड़ा सुन लेना, फास्ट फॉरवर्ड करके सुन लेना, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ. सिमिलरली अब आता है लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट. अब मैं बता रहा हूँ फिर से, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, टॉप बता दिया, मिडिल बता दिया, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट. सर लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को पता करने का सबसे बस तरीका इसमें लिखा रहेगा, सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, जिसको फर्स्ट लाइन मैनेजर भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं सर? फर्स्ट लाइन मैनेजर भी बोलते हैं. तो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट कम्स आफ्टर टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट. इट इज नोन एज सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट. और फर्स्ट ये नहीं होगा, ये हटा देंगे आप, फर्स्ट लाइन मैनेजर इसको बोलते हैं. अगेन ये एक तरीका है आइडेंटिफाई करने का, या इसका एक्टिविटी को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. गुड वर्किंग इन्वायरमेंट है, सेफ्टी टू द वर्कर है, अच्छा वर्किंग इन्वायरमेंट देगा, दैट इज सेड टू बी आपका लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट. सर यहाँ से जो एक इंपॉर्टेंट केस स्टडी आता है, आप लोग जान रहे हो कि जितने लोग सैंपल किए हैं आपको समझ में आ रहा होगा. ठीक है सर, नेक्स्ट आते हैं हम लोग फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. सब जानते हैं 5 होता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. अब जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में क्वेश्चन है, दैट इज सेड टू बी कोऑर्डिनेशन. दैट इज सेड टू बी कोऑर्डिनेशन. तो याद रखना सबसे पहले कोऑर्डिनेशन सर कब होता है? ग्रुप एक्टिविटी में होता है. याद रखना कोऑर्डिनेशन सिर्फ ग्रुप एक्टिविटी में होता है. कहीं पर भी आपको लिखा रहा ग्रुप एक्टिविटी लिखा रहा, या यूनिटी ऑफ एक्शन लिखा रहा, या ग्रुप एफर्ट लिखा रहा, ठीक है. आपके पास सिंक्रोनाइजेशन, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंक्रोनाइजेशन, मैं फिर से बता रहा हूं, सिंक्रोनाइजेशन कहीं पर भी लिखा रहा, ग्रुप एक्टिविटी लिखा रहा, ठीक है, दैट इज सेड टू बी कोऑर्डिनेशन. यूनिटी लिखा रहा, ग्रुप एक्टिविटी लिखा रहा, या सिंक्रोनाइजेशन, मैं फिर से बोल रहा हूं सिंक्रोनाइजेशन, तो इसका आंसर 110% कोऑर्डिनेशन होगा. याद रखना. और बहुत बार इससे रिलेटेड केस स्टडी सैंपल पेपर में दिया गया है, क्वेश्चन पेपर में दिया गया है कि विच कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इज बीइंग टॉक्ड हियर. मैं फिर से बता रहा हूं, विच कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट. तो जनरली अगर लेवल्स पूछ रहा है तो लेवल्स क्लियरली मेंशन कर रहा है. अगर वो फीचर्स बोल रहा है तो फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस क्लियरली मेंशन कर रहा है कि विच फीचर ऑफ मैनेजमेंट इज बीइंग टॉक्ड हियर, या विच इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इज बीइंग टॉक्ड हियर, या विच लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट इज बीइंग टॉक्ड हियर. जनरली विच कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट जब बोल रहा है उसका आंसर कोऑर्डिनेशन ही हो रहा है. और अगर अच्छे से आपको करना है सर तो इसमें हिंट मैं बता दिया हूँ, ग्रुप एक्टिविटी बोलेगा, यूनिटी बोलेगा, यूनिटी इन एक्शन बोलेगा, सिंक्रोनाइजेशन बोलेगा, या हार्मोनी, मैं बता रहा हूं हार्मोनी बोलेगा. तो सर दैट इज सेड टू बी कोऑर्डिनेशन. अलग अलग एक्टिविटी के अंदर बीच में अगर हार्मोनी क्रिएट कर रहा है, मिलकर काम करने बोल रहा है, दैट इज सेड टू बी कोऑर्डिनेशन. तो ये कोऑर्डिनेशन का कीवर्ड्स है, ग्रुप एक्टिविटी, यूनिटी ऑफ एक्शन, सिंक्रोनाइजेशन या हार्मोनी. ग्रुप एक्टिविटी, सिंक्रोनाइजेशन, हार्मोनी, यूनिटी ऑफ एक्शन, ये सब बोलेगा तो सर कोऑर्डिनेशन है, ध्यान दे देना. चलिए सर, कोऑर्डिनेशन के बाद इमीडिएटली उसका सेकंड क्वेश्चन है, पूछता है कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन. तो सर इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन ओनली 3 है, ग्रोथ इन साइज, फंक्शनल डिफरेंशिएशन एंड स्पेशलाइजेशन. मैंने पहले भी बता दिया, ग्रोथ इन साइज का मतलब क्या है, एम्प्लॉइज का एफर्ट को एक जगह लाना है. फंक्शनल डिफरेंशिएशन में कंपनी का अलग अलग डिपार्टमेंटल का एक्टिविटी को एक जगह सिंक्रोनाइज करना है. एंड स्पेशलाइजेशन में जितना भी ग्रुप एक्टिविटी में जितना भी एक्सपर्ट है, जितना भी स्पेशलिस्ट है, उन लोग के एफर्ट्स को एक जगह लाना है. ग्रोथ इन साइज में एम्प्लॉइज बहुत ज्यादा लोग काम करते हैं, दे ऑल हैव डिफरेंट नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव. तो विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेशन द एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉइज आर ब्रॉट टुवर्ड्स वन पर्टिकुलर एंड. functional differentiation में their different activities are needed to be conducted, they always give more importance to their department. So with the help of coordination the efforts of all the departments are brought towards one particular end. Similarly specialization में they all group of experts are there, they always think that they take right decision at right time, and if they all work in their own way it will create confusion. So with the help of coordination the efforts of specialists are brought towards one particular end. ये था सर आपका मैनेजमेंट को लेकर क्वेश्चन.
ठीक है सर, ये मैं फिर से बता रहा हूँ, सबसे इस चैप्टर से फीचर, हर चैप्टर से फीचर इंपॉर्टेंट जरूरी है, लेकिन ज्यादा फोकस करना है सर आपको लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में। नेचर लेवल्स तो आपको क्लियर होगा, नेचर या एस्पेक्ट बोलेगा मतलब साइंस आर्ट प्रोफेशन को लेकर बोल रहा है। साइंस को पता करने का मैंने तरीका बता दिया, आर्ट को पता करने का तरीका बता दिया, प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी बोलेगा, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन बोलेगा, थियोरेटिकल नॉलेज बोलेगा, सर वो आर्ट है। ठीक है सर, कोऑर्डिनेशन में मैंने बता चुका है, सिंक्रोनाइजेशन, ग्रुप एक्टिविटी, यूनिटी ऑफ एक्शन बोलेगा तो सर सिंक्रोनाइजेशन है, या हार्मोनी बोलेगा तो। और जैसे ही कोऑर्डिनेशन पूछ रहा है उसके जस्ट नीचे में क्वेश्चन आ रहा है सर इंपॉर्टेंस भी लिख के दे दीजिए सर, तो अगेन इंपॉर्टेंस 3 होता है। तो ये एक चैप्टर था जिसमें आपको क्वेश्चन इस तरह से आएगा। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, अगर आपको नोट्स लिखना है आप फटाफट नोट्स को मार्क कर लो, जो भी रिक्वायरमेंट आप कर लो। चलिए अब आते हैं हम लोग दूसरे चैप्टर पे, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब आता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो चलिए सर, तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अब आता है हेनरी फ्यूल एंड डब्ल्यू टेलर का। सर हम सब जानते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड मेकिंग द बिहेवियर ऑफ मैनेजर। सर ये तो मैंने बता दिया, अभी यहाँ पर जरूरी क्या है वो आप देखिए केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से। फीचर इंपॉर्टेंट सबका जरूरी है तो उसको बताने का कोई सेंस नहीं बनता है, ये बहुत ईजी चैप्टर है, बट फिर भी जब सारा बता रहे हैं तो ये भी बता देते हैं। डिवीजन ऑफ वर्क में सर वर्क को डिवाइड करेगा, हम सब जानते हैं ये बहुत ईजी है। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में दोनों साथ साथ होना चाहिए, दैट इज मस्ट गो हैंड इन हैंड। डिसिप्लिन का मतलब क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में बात कर रहा है, मैं फिर से बता रहा हूँ, डिसिप्लिन में रूल्स एंड रेगुलेशन, डिसिप्लिन में रूल्स के बारे में बोलेगा। यूनिटी ऑफ कमांड में एक बार में एक बॉस को वो बात को मानना है। इफ वी रिसीव ऑर्डर फ्रॉम मोर देन वन बॉस एट अ टाइम ही विल गेट कंफ्यूज दैट हुज वर्क शुड बी डन एट फर्स्ट एंड हुज वर्क शुड बी डन एट लास्ट। ये यूनिटी ऑफ कमांड को लेकर बोल रहा है सर। ठीक है, यूनिटी ऑफ कमांड को लेकर आपको समझ में आ रहा होगा, हम लोग पहले भी केस स्टडी किए कि प्रोडक्शन मैनेजर बोलता है ओवर टाइम करने, कॉस्ट मैनेजर बोलता है ओवर टाइम नहीं करने के लिए बिकॉज वो खर्चा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर ये कौन सा प्रिंसिपल वायलेट कर रहा है या कौन सा प्रिंसिपल नहीं मार रहा सर, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में मैंने बता दिया था, देयर मस्ट बी वन हेड एंड वन प्लान, एक हेड रहेगा और वो एक हेड जो है एक ही प्लान बनाएगा, वो सारा एक्टिविटीज के लिए हैविंग सेम ऑब्जेक्टिव। ये पहले भी बता चुका है, जैसे एग्जांपल नेस्ले है, नेस्ले चॉकलेट भी बनाता है, मैगी भी बनाता है, बेबी प्रोडक्ट भी बनाता है, तो 3 प्रोडक्ट का अपना अपना डिपार्टमेंट होगा और वो डिपार्टमेंट का अपना हेड होगा, दैट इज सेड टू बी यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट का मतलब है कि एवरी एम्प्लॉइज मस्ट गेट फर्स्ट प्रायोरिटी टू देयर ऑर्गेनाइजेशन एंड लेटर ऑन टू अदर टास्क। रेम्यूनरेशन में सैलरी को लेकर बोलेगा, याद है ये सब तो बेसिक है, बट मैं फिर बता रहा हूं कि रेम्यूनरेशन में सैलरी को लेकर बोलेगा। ठीक है सर, नेक्स्ट आते हैं, ये बेसिक्स है तो आगे आपको टफ चैप्टर्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन मैंने बता दिया, किसी भी कंपनी के पास कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन या कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होता है, इट मस्ट हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सर अब आते हैं स्केलर चेन पे। स्केलर चेन पे कभी भी बोलेगा फॉर्मल लाइन ऑफ चेन ऑफ कम्युनिकेशन है, चेन ऑफ कम्युनिकेशन है जो कम्युनिकेशन का पाथ को फॉलो करना चाह रहा है, स्ट्रिक्ट कम्युनिकेशन फॉलो करना चाह रहा है, तब वो स्केलर चेन का इस्तेमाल करेगा। सर प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का मतलब हम सब जानते हैं कि ऑर्डर में सारा चीज को सही जगह रखना चाहिए, ऑल द थिंग्स मस्ट बी केप्ट एट राइट प्लेस, हम सब जानते हैं। इक्विटी में इक्वालिटी प्रमोट करना है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर में याद रखिएगा सर, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, सर स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर में जॉब सिक्योरिटी को लेकर बोलता है। इनिशिएटिव में बिफोर टेकिंग एनी फाइनल डिसीजन वी मस्ट टेक कंसल्टेशन फ्रॉम द एम्प्लॉय। स्पिरिट डिकॉर्ड्स हम सब जानते हैं, वी शुड यूज द वर्ड वी इंस्टेड ऑफ आई। सर आपको कट टू कट बता रहे हैं, बाकी आगे बहुत सारा चैप्टर है जो और ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। अब आता है साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ये आपको देखने का जरूरत है। साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर 4 है, साइंस नॉट टू लव थम, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। सर साइंस नॉट टू लव थम में याद रखना वी शुड, इसमें तरीका क्या है मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। इसका मतलब है वी शुड नॉट, सब में कॉमन सा स्टार्टिंग देंगे अकॉर्डिंग टू दिस साइंटिफिक करके, तो वी शुड नॉट स्टक विद ओल्ड टेक्निक्स, इंस्टेड ऑफ दैट वी शुड कीप ऑन एक्सपेरिमेंटिंग एंड डेवलपिंग न्यू टेक्निक्स सो दैट द वर्क कैन बी डन इन इजियर मैनर, क्विकर मैनर, सिंपलर मैनर। ये एक तरीका हो जाएगा, या उसके बदले में ये सारा लाइन्स लिखा होगा, लॉजिकल अप्रोच, साइंटिफिक अप्रोच, फैक्ट्स एंड फिगर, या हिट और मिस मेथड कभी भी बोलेगा आग बंद करके सर साइंस नॉट टू लव थम है। हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड बोलने के लिए आपको मेंटल रेवोल्यूशन के बारे में बोलेगा, इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन देयर आर टू ग्रुप ऑफ पीपल बोथ ऑफ देम रिवेल्स ईच अदर करके बोलेगा, और उसके बदले में मेंटल रेवोल्यूशन लाने बोलेगा, दैट या पॉजिटिव एटीट्यूड लाने बोलेगा, दैट इज सेड टू बी हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड।
ठीक है सर। अब आता है आपका कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म पूरा एक्सटेंडेड वर्जन होता है हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड का। इसका बेसिक डिफरेंस है कि बिफोर टेकिंग एनी फाइनल डिसीजन मैनेजर्स मस्ट टेक कंसल्टेशन फ्रॉम द एम्प्लॉय एंड मैनेजमेंट एंड वर्कर शुड जॉइंटली डिटरमाइन द स्टैंडर्ड। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड एंड कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। अब आता है डेवलपमेंट ऑफ वर्कर टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। इसमें ट्रेनिंग को लेकर बोलेगा। Industrial efficiency depends upon workers efficiency. Workers efficiency depends upon proper training and development, so proper care should be taken while selecting the employee. सर ये तो ठीक है। अब आता है साइंटिफिक टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट। इसमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत माइनर मिस्टेक्स करते हैं उससे बचने के लिए। तो टोटल यहाँ पर 6 टेक्निक्स है। पहला है फंक्शनल फोरमैनशिप। यहाँ पर कभी भी फोरमैन बोल देगा, यहाँ पर कभी भी फोरमैन बोल देगा या डिवाइडेड 4 अंडर ईच डिपार्टमेंट बोलेगा, दैट इज सेड टू बी फंक्शनल फोरमैनशिप। अभी तक केस स्टडी में फोरमैन फोरमैन एंड फोरमैन करके मेंशन हो रहा है। ठीक है सर, ये सब आप देख लीजिए तो हो जाएगा। स्टैंडर्डाइजेशन सिंप्लीफिकेशन हम सब जानते हैं, स्टैंडर्ड मेंटेन करना। एंड सिंप्लीफिकेशन का मतलब है अननेसेसरी टास्क को बंद कर देना। अब यहां से मेन आता है, यहां से केस स्टडी बहुत बार आ रहा है। वर्क स्टडी, वर्क स्टडी के अंदर 4 स्टडी आता है। फैटिग स्टडी, मेथड स्टडी, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी। सर फैटिग स्टडी को पता करने का तरीका क्या है, यहां पर दे रहा हूं, रेस्ट इंटरवल। रेस्ट इंटरवल बोलेगा तो उसका फैटिग स्टडी आंसर होगा। मेथड स्टडी बोलेगा तो बेस्ट पॉसिबल वे बोलेगा या बेस्ट पॉसिबल मेथड बोलेगा तो आपका मेथड स्टडी है। टाइम स्टडी में सिर्फ एक ही बोलेगा, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ टास्क। टास्क को खत्म करने के लिए सही टाइम क्या होगा, तो वो टाइम स्टडी हो जाएगा। ठीक है सर, आपको लिखना है, आप जल्दी से लिख सकते हो, नोट डाउन करना आप कर सकते हो। ठीक है सर, आगे अब आता है मोशन स्टडी। मोशन स्टडी का मतलब क्या है, अनप्रोडक्टिव एंड वेस्टफुल एक्टिविटी को हटाना। जो भी अनडिजायरेबल एंड वेस्टफुल एक्टिविटी होता है वो सारे अनप्रोडक्टिव एंड वेस्टफुल एक्टिविटी को हटाना, दैट इज सेड टू बी मोशन स्टडी। डिफरेंशियल पीस बेस्ड सिस्टम में अगर आपको फाइंड आउट करना है, सर डिफरेंशियल पीस बेस्ड सिस्टम का तरीका क्या रहेगा, एफिशिएंट, एफिशिएंट इंप्लॉइज बोलेगा, एफिशिएंट इंप्लॉइज बोलेगा। तो सर इसका मतलब है डिफरेंशियल पीस बेस्ड सिस्टम है। याद रखिएगा, एफिशिएंट इंप्लॉइज बोलेगा तो डिफरेंशियल पीस बेस्ड सिस्टम है। एंड मेंटल रेवोल्यूशन जस्ट लाइक सेम रहेगा, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। तो ये मैंने बता दिया आपका प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को लेकर। अभी बेसिक चैप्टर जो है था ये बताएं, अभी एडवांस क्वेश्चंस आते हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं, बिजनेस इन्वायरमेंट। चलिए अब आते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट पे। चलिए हम सब जानते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। और जनरली क्या पूछते हैं सर, 3 चीज पूछते हैं यहाँ से, फीचर, इंपॉर्टेंस एंड डायमेंशन। ठीक है सर, तो व्हाट इज बिजनेस इन्वायरमेंट, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सर बिजनेस इन्वायरमेंट रेफर्स टू ऑल द फैक्टर्स एंड फोर्सेस व्हिच आर अवेलेबल आउटसाइड द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बट इट मे इंपैक्ट द होल ऑर्गेनाइजेशन। ये बिजनेस के बाहर रह के भी बिजनेस को इंपैक्ट करते हैं, दैट इज सेड टू बी बिजनेस इन्वायरमेंट। सर इसका इंपॉर्टेंस का आपको 6 पॉइंट था। फर्स्ट मूवर एडवांटेज, वार्निंग सिग्नल, टैपिंग ऑफ यूजफुल रिसोर्सेज, कोपिंग अप विद रैपिड चेंजेस, बेटर परफॉर्मेंस एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। अब इसका याद तो मैंने करा दिया है बट आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है। फर्स्ट मूवर एडवांटेज लिखा, फर्स्ट लिखा रहा या एडवांटेज लिखा रहा या सबसे पहले कभी भी एनालाइज कर रहा है किसी भी चीज को, जैसे मैंने केस स्टडी कराया था फास्ट फूड को लेकर, एक केस स्टडी था। ऐसे तो बहुत सारा कराया बट वन ऑफ द केस स्टडी था कि उसको फास्ट फूड ऑप्शन चाहिए था। वो पूरा गैदरिंग एंड एनालाइजिंग इन्फॉर्मेशन किया, एनालाइजिंग करने के बाद पता चला कि हेल्दी फूड ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो हेल्दी फूड ऑप्शन कराया प्लस कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में करवाया। ये सारा चीज को पता करते हुए दैट इज सेड टू बी फर्स्ट मूवर एडवांटेज। वार्निंग सिग्नल में थ्रेट्स बोलेगा, अगर रिसोर्सेज को अच्छे से इस्तेमाल कर रहा है तो टैपिंग ऑफ यूजफुल रिसोर्सेज बोलेगा। कोपिंग अप विद रैपिड चेंजेस, रैपिड चेंजेस से ओवरकम करने के लिए बोल रहा है, दैट इज सेड टू बी कोपिंग अप विद रैपिड चेंजेस। बेटर परफॉर्मेंस क्लियरली मेंशन रहेगा। एंड कभी भी कोई न्यू स्ट्रेटेजी बनाएगा, कोई न्यू पॉलिसी बनाएगा, दैट इज सेड टू बी पॉलिसी फॉर्म्यूलेशन। ठीक है सर, ये आते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं सबसे मेन चीज, डायमेंशन, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सर बिजनेस इन्वायरमेंट का 5 डायमेंशन होता है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड लीगल इन्वायरमेंट। हम डेफिनेशन तो हम सब जानते हैं। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है, कभी भी मॉनेटरी चीज बोला
पैसा को लेकर बोला बैंक रेट, पैसा को लेकर बोला मनी बोला, इन्फ्लेशन बोला, डिफ्लेशन बोला, इंटरेस्ट रेट बोला, टैक्स रेट बोला, एक्सपोर्ट बोला, इंपोर्ट ड्यूटी बोला, डीमोनेटाइजेशन बोला, पैसा को लेकर जो भी बात बोलेगा दैट इज सेड टू बी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। अच्छा, सोशल इन्वायरमेंट में कैसे पता चलेगा सर? बर्थ रेट बोला, डेथ रेट बोला, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोला, एजुकेशन बोला, लिटरेसी बोला, फेस्टिवल्स को लेकर बोला, दिवाली बोला, दशहरा बोला, ईद बोला, क्रिसमस बोला, दुर्गा पूजा बोला, ये सब का सब सोशल इन्वायरमेंट में आएगा। टेक्नोलॉजी हम सब जानते हैं, टेक्नोलॉजी को लेकर बोलेगा। पॉलिटिकल एंड लीगल इन्वायरमेंट सबसे खतरनाक है, तो ध्यान से सुनिएगा। लीगल इन्वायरमेंट होने के लिए सिर्फ 3 चीज होना चाहिए, एक्ट पास्ड बाय द गवर्नमेंट, दूसरा जजमेंट गिवन बाय द कोर्ट, तीसरा डिसीजन रेंडर्ड बाय वेरियस कमीशन एजेंसी। इसके अलावा कुछ भी रहेगा तो सर वो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कहलाएगा, ध्यान देना। ये करने के बाद अब आता है आपका फीचर्स। सॉरी, फीचर्स क्या क्या है? तो टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, स्पेसिफिक ऑफ जनरल फोर्सेस, इंटररिलेटेडनेस, डायनामिक इन नेचर, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, रिलेटिविटी। अब सर इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है? टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स मतलब बिजनेस इन्वायरमेंट का डेफिनेशन लिखने का है। सर स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्स का मतलब क्या है? अब स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्स में आपका क्या बोला जाएगा, मैं बता रहा हूं, एक मिनट। स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्स, और पहले स्पेसिफिक फोर्स क्या होता है? तो स्पेसिफिक फोर्स आर दोस फोर्स, कभी भी लिखा रहेगा कस्टमर, सप्लायर, इन्वेस्टर, क्रेडिटर लिखा रहेगा, मतलब ये स्पेसिफिक फोर्सेस है। अगर इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल बोलेगा ये जनरल फोर्स है। कभी भी ये केस स्टडी कहीं पर रहा, अगर बोला फाइंड आउट द फीचर, कस्टमर, एम्प्लॉयर्स, इकोनॉमिक, सोशल रहा, मतलब वो स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्स के बारे में वो बोल रहा है। ठीक है सर। अब आता है इंटर रिलेटेडनेस। अगर एक में चेंज आने के कारण दूसरे फैक्टर में चेंज आ रहा है, दैट इज सेड टू बी इंटर रिलेटेडनेस। जैसे एग्जांपल, गवर्नमेंट में चेंज आने के कारण आपका इकोनॉमिक कंडीशन में चेंज आई है, इकोनॉमिक टेक्नोलॉजी में चेंज आई है, टेक्नोलॉजी में चेंज आने के कारण इकोनॉमिक में चेंज आया, दैट इज सेड टू बी आपका इंटर रिलेटेडनेस। डायनामिक इन नेचर पता करने के लिए एक ही तरीका है, बार बार चेंज आएगा, एवर चेंजिंग, तुरंत तुरंत चेंज आएगा, फ्रीक्वेंट बेसिस में चेंज आएगा, डायनामिक इन नेचर। अनसर्टेनिटी में पता क्या रहेगा? अनसर्टेन रहेगा, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट बोलेगा तो अनसर्टेनिटी हो जाएगा। कॉम्प्लेक्सिटी बोलेगा, इट इज वेरी डिफिकल्ट रहेगा, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन इन फ्यूचर, दैट इज सेड टू बी कॉम्प्लेक्सिटी। एंड रिलेटिविटी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ये रिलेटिविटी मतलब एक कंट्री टू कंट्री के बारे में बताएगा, एक सिटी टू सिटी बताएगा, एक रीजन टू रीजन के बारे में बताएगा, दैट इज सेड टू बी रिलेटिविटी। होप आपको हेल्प होने वाला है, आप प्लीज बने रहना। अब ये चैप्टर भी हो गया खत्म, अब आते हैं प्लानिंग पर। प्लानिंग प्लानिंग प्लानिंग, चलिए सर प्लानिंग कर, यहां से मेन आता है, ध्यान से देखना। तो व्हाट इज प्लानिंग सर? मैनेजमेंट का पहला फंक्शन होता है, 5 फंक्शन होता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अभी पहला फंक्शन पढ़ा रहे, दैट इज प्लानिंग। तो व्हाट इज प्लानिंग सर? प्लानिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड बाय whom टू डू, हम सब जानते हैं। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है फीचर्स ऑफ प्लानिंग, या केस स्टडी के बेस पे भी पूछता है। फीचर हम सब जानते हैं, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, ऑल परवेसिव, कंटीन्यूअस प्रोसेस, फ्यूचरिस्टिक, मेंटल एक्सरसाइज, इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। तो अगर प्राइमरी फंक्शन हम सब जानते हैं कि अगर कहीं पे कहानी में लिखा रहा कि विदाउट प्लानिंग ही वोंट बी एबल टू ऑर्गेनाइज, डायरेक्ट एंड कंट्रोल, मतलब वो आपका प्राइमरी फंक्शन हो गया। ऑल लेवल्स में होता है, टॉप में, मिडिल में, लोअर में, तो ऑल परवेसिव हो गया। बार बार यूज करेंगे तो कंटिन्यूअस प्रोसेस हो जाएगा। फ्यूचर के बारे में सोचेगा, फ्यूचरिस्टिक, बाहर बहुत सारा डिसीजन ले रहा है तो इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग एंड सेम मेंटल एक्सरसाइज। ठीक है, इंपॉर्टेंस हमको नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होने वाला है। मेन आते हैं लिमिटेशंस पे। सॉरी, अब लिमिटेशन भी डायरेक्ट क्वेश्चन या केस बेस्ड आता है। तो प्लानिंग क्रिएट्स रिजिडिटी, डज नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट, डज नॉट गिव गारंटी सक्सेस, इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस एंड रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। तो सर प्लानिंग क्रिएट्स रिजिडिटी का मतलब क्या है? कि वंस द प्लान्स आर मेड, एक बार प्लान बन जाता है तो मैनेजर्स आर नॉट इन पोजीशन टू मेक चेंजेस, बिकॉज स्मॉल चेंजेस आर पॉसिबल, बिग चेंजेस आर नाइदर पॉसिबल नॉर इट विल बी इंटरेस्टेड बाय ऑर्गेनाइजेशन, सो ऑर्गेनाइजेशन लूजेस द चांस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। कभी भी लिखा रहा इट इज नॉट इन ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, सर्कमस्टांसेस में हैव चेंज एंड ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट विल नॉट बी देयर, मतलब रिजिडिटी है। डज नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट का मतलब क्या है? बार बार चेंज हो रहा है तो इन्वायरमेंट में काम नहीं कर रहा है। क्रिएटिविटी का मतलब क्या बोला गया सर? कि मैनेजर बोलता है कि हम एम्प्लॉयज को जैसे काम करने बोले हैं सर वैसे ही करो, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू गिव एनी ओपिनियंस और एनी सजेशन। कितने बार केस स्टडी में हम लोग किए कि एम्प्लॉयज आर गिविंग सजेशन बट दे आर नॉट अप्रिशिएटेड, मतलब क्या है? रिड्यूसेस क्रिएटिविटी।
डज नॉट गिव गारंटी, सच हम बता चुके थे कि सम टाइम मैनेजर थिंक्स दैट एक बार प्लान कर लिए ऑल द प्रॉब्लम्स आर सॉर्टेड आउट, सच अ थिंकिंग नेग्लेक्ट देयर रियल वर्क। टाइम कंज्यूमिंग क्या है सर, प्लानिंग का इतना सारा प्रोसेस है, 7 प्रोसेस है सर, उसको करने में टाइम लगता है, दैट्स व्हाई इट इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट, खर्चा बहुत होता है सर, इसलिए। तो ये बेसिक्स था। अभी प्रोसेस में आते हैं। तो प्रोसेस में क्या है सर, सेटिंग ऑब्जेक्टिव, डेवलपिंग प्रोमाइसेस, लिस्टिंग ऑल्टरनेटिव, इवैल्यूएटिंग, सेलेक्टिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव, इंप्लीमेंटिंग प्लान एंड फॉलो अप एक्शन। तो यहाँ पे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछता है सर आपसे, मैंने बहुत बार सैंपल पेपर में देखा है कि एक्सप्लेन द अदर स्टेप्स अदर देन, या एक्सप्लेन द स्टेप आफ्टर व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर इन प्लानिंग प्रोसेस। तो व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर का मतलब है डेवलपिंग प्रोमाइसेस, व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर, व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर बोलेगा तो ये डेवलपिंग प्रोमाइस के बारे में बोला गया। इसके बाद आपको लिखना पड़ेगा लिस्टिंग ऑल्टरनेटिव, इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव, इंप्लीमेंटिंग, सेलेक्टिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव, इंप्लीमेंटिंग प्लान, फॉलो अप एक्शन। ठीक है सर, होप आपको क्लियर हो रहा होगा। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं। ठीक है सर, अब आते हैं, बाकी आपको प्लानिंग का प्रोसेस क्लियर होगा। अच्छा हाँ, सेटिंग ऑब्जेक्टिव आपको पता है, व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर बोलेगा या फ्यूचर को अजम्पशन करेंगे तो डेवलपिंग प्रोमाइस होगा। बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स को लाएंगे, ऑल्टरनेटिव ये है, दिस 1 2 3, किसी भी काम को करने का 3 4 तरीका है, दैट इज सेड टू बी लिस्टिंग ऑल्टरनेटिव। किसी भी चीज के बारे में प्रोज एंड कॉन्स लिखेंगे, अगर किसी भी चीज के बारे में प्रोज एंड कॉन्स लिखेंगे, प्रोज, सॉरी, प्रोज एंड कॉन्स, तो इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव हो जाएगा। ठीक है सर, अगर प्रोज एंड कॉन्स बोलेगा तो इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव हो जाएगा। सेलेक्टिंग के बारे में हम जानते हैं, इंप्लीमेंटिंग प्लान, फॉलो अप एक्शन। सर ये सब तो ठीक है सर, अब आगे आते हैं टाइप्स ऑफ प्लान्स में। टाइप्स ऑफ प्लान सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो 8 प्लान होता है। ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजी, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड, रूल, बजट, प्रोग्राम। ऑब्जेक्टिव में एंड पॉइंट बोलेगा, एक्सटर्नल बोल दिया, बिजनेस इन्वायरमेंट बोला, इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट बोला सर, वो स्ट्रेटजी हो जाएगा। ठीक है सर, अब आता है आपका पॉलिसी। पॉलिसी में अगर बोलेगा जनरल गाइडलाइंस बोलेगा, क्या बोला, जनरल गाइडलाइंस, जनरल गाइडलाइंस बोलेगा सर, जनरल गाइडलाइंस बोलेगा, क्राइटेरिया नहीं, हाँ जनरल गाइडलाइंस बोलेगा तो आपका पॉलिसी हो जाएगा। ठीक है, प्रोसीजर्स क्या होता है, तो प्रोसीजर, अच्छा हाँ एक ये बता दिया प्रोसीजर क्या होता है, तो प्रोसीजर्स आर दोस प्लान व्हिच टेल्स अस द सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी टू बी परफॉर्म। अगर सीक्वेंस बोलेगा, सीक्वेंस बोलेगा, स्टेप्स बोलेगा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बोलेगा, स्टेप्स बोलेगा, सीरीज बोलेगा, हाँ सीरीज है ना, सीरीज, सीरीज बोलेगा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बोलेगा सर, मतलब वो प्रोसीजर हो गया। ठीक है सर, होप आपको एकदम बेटरमेंट वाला फीलिंग आ रहा होगा। मेथड को फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, तो मेथड क्या होता है, मेथड रेफर्स टू द एक्शन प्लान एग्जैक्ट, एग्जैक्ट मैनर बोलेगा, एग्जैक्ट मैनर कभी बोला तो वो मेथड हो जाएगा। ठीक है सर, होप आपको समझ में आ रहा होगा। रूल्स, जैसे एग्जैक्ट मेथड, एग्जैक्ट मैनर में मेथड का मतलब क्या होता है सर, मेथड टेल्स अस दैट इन एग्जैक्ट मैनर हाउ द वर्क विल बी परफॉर्म। ये बताने के बाद अगर मेथड को आप और भी देखें तो एक ऑप्शन आता है केस स्टडी के पॉइंट से, मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन। एक छोटा सा एग्जांपल के रूप में बता रहे हैं कि मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन आ गया। मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन का मतलब क्या है कि आपको सीओडी करना है, डेबिट कार्ड करना है, क्रेडिट कार्ड करना है, यूपीआई करना है, दैट इज सेड टू बी मेथड। ठीक है सर, रूल्स बोलेगा तो रूल्स एंड रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन बोल देगा। ठीक है, प्रोग्राम्स हम सब जानते हैं, दीज आर मेड बाय स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो ये पता चल जाएगा। बजट न्यूमेरिकल स्टेटमेंट में रहेगा, बिकॉज हम सब जानते हैं बजट जो है वो हमेशा न्यूमेरिकल वे में रहता है, तो उसको आइडेंटिफाई करने का तरीका है। इन शॉर्ट 8 टाइप्स ऑफ प्लान है, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजी, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड, रूल, बजट, प्रोग्राम। ऑब्जेक्टिव को आइडेंटिफाई करने का तरीका, टारगेट्स लिखा रहेगा, एंड पॉइंट लिखा रहेगा, तो वो ऑब्जेक्टिव हो गया। स्ट्रेटजी बोलेगा, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बोलेगा, बिजनेस इन्वायरमेंट बोलेगा, इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोलेगा, तो सर वो स्ट्रेटेजी हो जाएगा। पॉलिसी बताने के लिए जनरल गाइडलाइंस बोलेगा। ठीक है सर, ये हो गया। बहुत बार हम लोग केस स्टडी पढ़े हैं, उसमें बोलता ईच वन टीच वन बोला, तो ये कंपनी का पॉलिसी हो जाएगा। गाइडलाइंस मिलेगा। प्रोसीजर को फाइंड आउट करने का तरीका है, सीक्वेंस बोलेगा, स्टेप्स बोलेगा, सीरीज बोलेगा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बोलेगा,
तो प्रोसीजर हो गया। मेथड को पता करने का तरीका क्या है, एग्जैक्ट मैनर बोलेगा, दैट इज सेड टू बी मेथड। रूल्स मतलब रूल्स रेफर्स टू द एक्शन प्लान, क्या काम करना चाहिए क्या काम नहीं करना चाहिए, दैट इज सेड टू बी रूल्स। प्रोग्राम्स ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजी, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड, रूल कॉम्बिनेशन रहेगा। इट इज यूज्ड फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलेगा तो प्रोग्राम्स हो गया, और अगर न्यूमेरिकल टर्म्स में रहेगा तो बजट हो गया। सर ये भी खत्म हो गया सर। अब आते हैं अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज यस ऑर्गेनाइजिंग। चलिए सर ऑर्गेनाइजिंग भी करते हैं। अगेन हम सब जानते हैं ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है सर। ऑर्गेनाइजिंग के बारे में बताते हैं। अब ऑर्गेनाइजिंग से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट होता है, बिकॉज प्लानिंग तक का तो बता चुका था कि विच टाइप ऑफ प्लान इज बीइंग टॉक्ड हियर, विच फीचर है, इंपॉर्टेंस सही है। अब यहां पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आता है कॉन्सेप्ट। ये जो कॉन्सेप्ट बोलता है, सॉरी ये जो कॉन्सेप्ट बोलता है, ठीक है, ये जो विच कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, मतलब चैप्टर विच कॉन्सेप्ट बोलेगा तो चैप्टर को कितने पार्ट में बांटा गया। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो, पहला ऑर्गेनाइजिंग का मैं मार्क कर दे रहा हूं, या तो पहले ऑर्गेनाइजिंग का इंपॉर्टेंस एंड फीचर और प्रोसेस हो जाएगा, दूसरा फंक्शनल डिविजनल स्ट्रक्चर हो जाएगा, तीसरा डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन हो जाएगा, एंड फिर आपका फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, मतलब ऑर्गेनाइजिंग का फीचर इंपॉर्टेंस एक पार्ट रहेगा, प्रोसेस दूसरा पार्ट रहेगा, फंक्शनल स्ट्रक्चर डिविजनल स्ट्रक्चर तीसरा पार्ट रहेगा, डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन फोर्थ पार्ट, एंड फिफ्थ रहेगा फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। ये चैप्टर दैट इज कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि चैप्टर को कितने पार्ट में बांटा गया है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, विच कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इज बीइंग टॉक्ड हियर। कॉन्सेप्ट मतलब या तो वो फीचर इंपॉर्टेंस पूछ रहा, या तो वो प्रोसेस पूछ रहा, या तो फंक्शनल डिविजनल स्ट्रक्चर पूछ रहा, या तो डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन, या तो फॉर्मल इनफॉर्मल से पूछ रहा है सर। ठीक है, ये मेरा काम था बताना, ये हर चैप्टर में बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, तो प्लीज ध्यान देंगे। अब व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग मैंने बता चुका था। ऑर्गेनाइजिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज ऑफ एन एंटरप्राइज एंड एस्टैब्लिशिंग द अथॉरिटी ऑफ रिलेशनशिप अमंग देम। काम को डिवाइड करना, डिपार्टमेंट डालना, अगेन जॉब को असाइन करना, एंड उन लोगों के बीच में रिलेशनशिप बताना, दैट इज सेड टू बी ऑर्गेनाइजिंग। सर ये फीचर इंपॉर्टेंस आप सब जानते हैं, बहुत जरूरी है। ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस बहुत जरूरी है, एज ये सारा का सारा जरूरी है, ये बताने का बात नहीं है, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग का 4 प्रोसेस होता है, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटलाइजेशन, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी, एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। कभी भी याद रखिएगा, सैंपल पेपर में आप 3 से 4 बार पढ़ लेना। वर्क को आइडेंटिफाई कर रहा है, फिर डिवाइड कर रहा है, फिर वर्क को अपॉइंट कर रहा है, मतलब सर वो स्टाफ, बहुत लोग ने बोलते स्टाफिंग है सर वो स्टाफिंग नहीं है, वो ऑर्गेनाइजिंग है, बिकॉज वो वर्क को आइडेंटिफाई भी किया, डिवाइड भी किया, डिपार्टमेंट भी किया एंड असाइन किया, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। तो सर ये हो, ठीक है, ओके सर। अब जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है स्ट्रक्चर। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देख लेना बार बार। स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स मतलब फंक्शनल डिवीजन, मतलब अगर प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट बनाएगा वन बनाएगा तो ये फंक्शन होगा, एंड प्रोडक्ट मेनी प्रोडक्ट्स बनाएगा तो वो डिविजनल हो जाएगा। ध्यान देना, अगर काम को या कंपनी को काम के हिसाब से बांटेगा, फॉर एग्जांपल मैं मिटा के बता रहा हूँ, सेल, परचेज, फाइनेंस, मार्केटिंग एंड एडवर्टीजमेंट बोला है, तो सर वो फंक्शनल स्ट्रक्चर होगा, ना कि डिविजनल स्ट्रक्चर। एक प्रोडक्ट बनाएगा तो फंक्शनल, एक से ज्यादा बनाएगा डिविजनल, ठीक है सर। अगर सेल, परचेज, मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट, फाइनेंस, डिपार्टमेंट कुछ लेकर ऐसे बोला गया है, मतलब वो फंक्शनल स्ट्रक्चर है, डिविजनल स्ट्रक्चर नहीं है। इसके साथ फिर आपसे पूछेगा, ये आप अगर आइडेंटिफाई कर देते हो तो फिर पूछेगा कि उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिखने के लिए जो आपको फिंगर टिप पे पता होना चाहिए, जैसे फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का होता है, बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, कोऑर्डिनेशन, इंक्रीजेस मैनेजरियल एफिशिएंसी, मिनिमम डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, ये सब एडवांटेज और डिसएडवांटेज में पूछेगा। एक क्वेश्चन आता है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। डिविजनल स्ट्रक्चर में बता दिया, ये सबको पढ़ना है। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट आता है सर। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज दैट कैन बी हैंडल्ड बाय अ मैनेजर। एक मैनेजर जितने भी एम्प्लॉइज को हैंडल करता है, दैट इज सेड टू बी स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं। एक कॉन्सेप्ट में आता है डेलीगेशन, सॉरी, एक कॉन्सेप्ट में आता है डेलीगेशन। अगर कभी भी कहानी पर बोला गया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया, तो सर अगर कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है मतलब वो काम बांट रहा है, याद रखिएगा। या कहानी में लिखा रहा एम्प्लॉइज आर नॉट एबल टू कंप्लीट द टास्क इंडिपेंडेंटली, तब वो
डेलीगेशन के बारे में बात करें, या फिर अगर काम बांट रहा है तो दो ही चीज, काम जो है दो ही तरीके से बढ़ता है, या तो डेलीगेशन या तो डिसेंट्रलाइजेशन। ध्यान देना, दे आर नॉट एबल टू कंप्लीट अ टास्क इंडिपेंडेंटली, तो या तो डेलीगेशन होगा या तो डिसेंट्रलाइजेशन, या लिखा रहेगा कि सेलेक्ट डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी दिया जाएगा या रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलेगा तो सर वो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है। ठीक है, या तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है या तो डिसेंट्रलाइजेशन, सॉरी थोड़ा सा स्पीड हो जा रहा है, या तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है या तो डिसेंट्रलाइजेशन है। अब आपको इसमें से पता करना पड़ेगा कि सर वेदर इट इज टॉकिंग अबाउट डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। तो डेलीगेशन को पता करने का तरीका क्या है, अगर काम को एक जन में बांटा, अगर काम को एक जन में बांटा तो डेलीगेशन, एक से ज्यादा बांटा तो डिसेंट्रलाइजेशन। अगर बोला सेलेक्टिव डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी, मैं फिर से बता रहा हूं, या थोड़ा सा धीरे होते हैं, डेलीगेशन आपको समझ में आ गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलेगा तो डेलीगेशन है या डिसेंट्रलाइजेशन है। एक क्वेश्चन अराइज होता है एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, बहुत इजी है सर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, ये लिखने के बाद सबका फीचर्स लिख देने का है। फिर सर ये सब तो ठीक है, बट डिसेंट्रलाइजेशन कैसे पता चलेगा कि वो डेलीगेशन है कि डिसेंट्रलाइजेशन है, ये भी तो पता करने का अच्छा तरीका होना चाहिए। तो डेलीगेशन या डिसेंट्रलाइजेशन पता करने का तरीका क्या है, अगर काम को एक जन में बांटा तो डेलीगेशन, अगर एक से ज्यादा बांटा तो डिसेंट्रलाइजेशन, या सेलेक्टिव डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी बोलेगा तो डिसेंट्रलाइजेशन है, या मैं लिख दे रहा हूं सेलेक्टिव, सॉरी सेलेक्टिव डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी बोलेगा, या एट ऑल द हायरार्कियल लेवल बोलेगा, ऑल द हायरार्कियल लेवल बोला मतलब वो डिसेंट्रलाइजेशन है। दो अच्छा सेटअप नहीं है सर अभी आपके लिए, बट जो अभी टाइम 2:45 हो रहा है रात का, 1:45 हो रहा है, तो जो सेटअप मिला सर बता दिया आपके लिए। प्लीज ध्यान देना, पढ़ लेना, सुन लेना, बेनिफिट मिलेगा आपको। तो डेलीगेशन में आपको समझ में आ गया, कभी भी या डेलीगेशन या डिसेंट्रलाइजेशन को आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है कि डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी बोलेगा, नॉट एबल टू कंप्लीट अ टास्क बोलेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया, अथॉरिटी दे दिया, मतलब या तो डेलीगेशन या तो डिसेंट्रलाइजेशन। अब काम को अगर एक जन में बांटा तो डेलीगेशन, एक से ज्यादा बांटा डिसेंट्रलाइजेशन। सेलेक्टिव डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी बोलेगा डिसेंट्रलाइजेशन, ऑल द हायरार्कियल लेवल बोलेगा तो डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है सर, इसके बाद इमीडिएटली नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, कर लीजिएगा सर। ठीक है, ये हो गया आपका, ठीक है, ये हो गया चैप्टर। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, डेलीगेशन इज नेसेसरी एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑप्शनल, ये आपको देख लेना होगा। ठीक है सर, अब आता है इसके बाद, इसमें है नहीं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। हम बता चुके थे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज अ टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अगर प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से चल रहा है तो प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट है मतलब वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, और जहां पर फ्रेंडली इंटरेक्शन आया, सोशल रिलेशन आया, मतलब वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। ये मैंने अच्छे से बता दिया, तो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया खत्म। बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग में क्या पूछा, व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग, प्रोसेस पूछेगा, फीचर पूछेगा, इंपॉर्टेंस पूछेगा, उसके बाद क्या पूछेगा सर, फंक्शनल डिविजनल पूछेगा, एक प्रोडक्ट बनाया फंक्शनल, एक से ज्यादा बनाया डिविजनल, सॉरी। फिर आएगा काम को बांटने का तरीका, एक जन में बांटेगा डेलीगेशन, एक से ज्यादा बांटेगा डिसेंट्रलाइजेशन, सेलेक्टिव डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी बोलेगा डिसेंट्रलाइजेशन, ऑल द हायरार्कियल लेवल बोलेगा डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं स्टाफिंग में। स्टाफिंग हम सब जानते हैं सर, स्टाफिंग में क्या होता है, राइट पर्सन एट राइट पोस्ट बोलेगा, तो राइट पर्सन एट राइट पोस्ट करके बोलेगा, दैट इज सेड टू बी स्टाफिंग, बहुत बार सैंपल में पूछा जा रहा है। अगेन आता है कॉन्सेप्ट ऑफ स्टाफिंग, अगेन स्टाफिंग को कितने पार्ट में बांटा गया है सर, एक स्टाफिंग का फीचर, इंपॉर्टेंस एंड प्रोसेस में आ जाएगा, दूसरा रिक्रूटमेंट आ जाएगा, जो टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट दो होता है, तीसरा आपका सिलेक्शन का प्रोसेस, चौथा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ये चार पार्ट में स्टाफिंग को डिवाइड किया गया है। स्टाफिंग का फीचर, इंपॉर्टेंस एंड प्रोसेस, सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट, इंटरनल एक्सटर्नल, सिलेक्शन प्रोसेस, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। चलिए सर स्टार्ट करते हैं। तो इंपॉर्टेंस आप पढ़ लेना, इंपॉर्टेंस में कोई दिक्कत नहीं है। प्रोसेस हम सब जानते हैं 8 प्रोसेस होता है, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, प्रमोशन, कंपनसेशन। यहाँ पर प्रोसेस को लेकर केस स्टडी में पूछेगा, या फिर आपसे पूछ देगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि इसको करेक्ट सीक्वेंस में डालने के लिए, सर इसमें कोई दिक्कत नहीं है मेरे अकॉर्डिंगली। रिक्रूटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है सर, रिक्रूटमेंट से इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्स से भी पूछ रहा है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज भी पूछ रहा है। यहाँ पर पूछेगा फाइलिंग एम्प्लॉइज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन बोलेगा तो इंटरनल है, इसमें ट्रांसफर प्रमोशन आता है, एक्सटर्नल बोलेगा तो 10 है, दैट इज इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज पूछेगा। फिर से पूछेगा कि आपका 10 क्या क्या है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट,
तो याद रखना डायरेक्ट रिक्रूटमेंट को फाइंड आउट, ये 10 में क्या क्या होता है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, कैजुअल कॉलर, एडवर्टीजमेंट, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, प्लेसमेंट एजेंसी, मैनेजमेंट कंसल्टेंट, कैंपस रिक्रूटमेंट, रिकमेंडेशन, लेबर कॉन्ट्रैक्टर, एडवर्टीजमेंट थ्रू टेलीविजन, वेब पब्लिशिंग। अगर नोटिस छापेगा तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा, अगर न्यूज़पेपर में सॉरी ये हो गया डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। कैजुअल कॉलर बोलेगा पेंडिंग एप्लीकेशन लाइंग इन द ऑफिस बोलेगा, या अनसॉलिसिटेटेड एप्लीकेशंस लाइंग इन द ऑफिस बोलेगा तो कैजुअल कॉलर हो जाएगा। एडवर्टीजमेंट अगर न्यूज़पेपर में छापेगा तो एडवर्टीजमेंट हो गया। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एंड प्लेसमेंट एजेंसी दोनों सेम है, मैंने बता चुका था। द ओनली डिफरेंस इज दैट प्लेसमेंट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज गवर्नमेंट का होता है एंड प्लेसमेंट एजेंसी प्राइवेट सेक्टर का होता है। कैंपस रिक्रूटमेंट में कॉलेज में आएगा, एमबीए कंप्यूटर प्रोग्रामर बोलेगा, कॉलेज में आकर लेकर जाएगा तो कैंपस रिक्रूटमेंट हो जाएगा। सॉरी, अगर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय के बारे में बोलेगा तो रिकमेंडेशन हो जाएगा, ठीक है सर। लेबर कॉन्ट्रैक्टर अनस्किल्ड बोलेगा, ध्यान दीजिएगा अनस्किल्ड दो तरह का रहेगा, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी अनस्किल्ड होता है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर भी अनस्किल्ड होता है, लेकिन अगर नोटिस छापेगा तो ही डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा, अदरवाइज वो लेबर कॉन्ट्रैक्टर होगा। टीवी में इंफॉर्मेशन डालेगा तो एडवर्टीजमेंट थ्रू टेलीविजन, इंटरनेट के थ्रू करेगा तो वेब पब्लिशिंग। फिर आता है सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन का 8 प्रोसेस होता है, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, सिलेक्शन टेस्ट, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, चेकिंग रेफरेंस बैकग्राउंड, सिलेक्शन डिसीजन, मेडिकल एग्जामिनेशन, जॉब ऑफर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यहां से क्वेश्चन क्या पूछेगा, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग बोलेगा, सर प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग में अनक्वालिफाइड को अगर हटा दे रहा है दैट इज सेड टू बी प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। सिलेक्शन टेस्ट बार बार पूछ रहा है, इंटेलिजेंट टेस्ट आईक्यू लेवल बताएगा, एप्टीट्यूड्स आपका लर्निंग कैपेसिटी बताएगा, पर्सनालिटी आपका ह्यूमन बिहेवियर बताएगा, ट्रेड आपका एग्जिस्टिंग नॉलेज बताएगा, इंटरेस्ट आपका इंटरेस्ट बताएगा। ये करने के बाद इंप्लॉइज को इन डेप्थ, कभी भी इन डेप्थ कन्वर्सेशन बोला, क्या बोला सर, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर, इन डेप्थ कन्वर्सेशन। अगर इन डेप्थ कन्वर्सेशन बोलेगा तो एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू हो जाएगा, ठीक है सर। नेक्स्ट आते हैं चेकिंग रेफरेंस बैकग्राउंड, हमको पता है, मेडिकल एग्जामिनेशन, जॉब ऑफर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट पता है। अच्छा, अब आता है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग से भी बहुत बार पूछ रहा है ट्रेनिंग क्या होता है एंड इसका इंपॉर्टेंस पूछ रहा है, लेकिन ट्रेनिंग डायरेक्टली नहीं लिखेगा तो क्या लिखेगा, स्किल, ठीक है। मैंने पहले ही बता चुका था ट्रेनिंग वो कुछ भी चीज हो सकता है जिससे मेरा स्किल बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगा, कैपेसिटी बढ़ेगा एंड कैपेबिलिटी बढ़ेगा, ये सब का सब ट्रेनिंग होता है। कभी भी स्किल एंड नॉलेज लिखा रहा मतलब वो ट्रेनिंग है, ठीक है सर। इंपॉर्टेंस हम सब जानते हैं, रिड्यूस द लर्निंग टाइम, बेटर परफॉर्मेंस, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, अडॉप्शन टू चेंज। सर ये हो जाएगा सर, प्लीज हो जाना चाहिए। अब आता है ट्रेनिंग को लेकर। ट्रेनिंग दो तरह का होता है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग याद रखिएगा कभी भी सोफिस्टिकेटेड लिखा रहेगा, देखिए मैं मार्क कर दे रहा हूँ, सोफिस्टिकेटेड यहाँ कहीं ना कहीं होगा, सोफिस्टिकेटेड, हाँ देखिए सोफिस्टिकेटेड लिखा रहा तो इसका आंसर होगा ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, ना कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग। सोफिस्टिकेटेड लिखे रहेगा तो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग होगा, बिकॉज ऑन द जॉब ट्रेनिंग में सोफिस्टिकेटेड मशीनरी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग में 3 आता है सर, मैं मार्क करके दिखा रहा हूँ। 3 आता है, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम, इंटर्नशिप एंड इंडक्शन ओरिएंटेशन। अप्रेंटिसशिप में होने के लिए क्या होना चाहिए, मास्टर वर्कर या ट्रेनर अपॉइंट होना चाहिए। जैसे यहाँ पर आप देखना मास्टर वर्कर या ट्रेनर अपॉइंट रहेगा तो ये अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम है। ये आपका इलेक्ट्रीशियन लिखा रहेगा, प्लम्बर लिखा रहेगा, स्किल टास्क लिखा रहेगा तो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ठीक है सर। इंटर्नशिप होने के लिए आपका कॉलेज, कॉलेज वाला कंपनी में भेजेगा तो आपका इंटर्नशिप हो जाएगा। या इन रिटर्न वेरी लेस अमाउंट ऑफ मनी इज गिवन व्हिच इज टेड टू बी स्टाइपेंड बोलेगा, या टू प्रैक्टिस देयर थियोरेटिकल नॉलेज, थियोरेटिकल नॉलेज बोलेगा तो आपका आंसर हो जाएगा इंटर्नशिप। इंडक्शन ओरिएंटेशन के बारे में हम सब जानते हैं कि कंपनी के बारे में ब्रीफ इंफॉर्मेशन देगा, देयर मेट विद द रूल्स एंड रेगुलेशन, टर्म्स एंड कंडीशन बोलेगा तो इंडक्शन ओरिएंटेशन हो जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपसे पूछेगा ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, तो इसमें क्लियरली बोल देगा एम्प्लॉइज आर सेंट अवे फ्रॉम वर्किंग जॉब पोजीशन, या कॉन्फ्रेंसेज या सेमिनार में ऊपर भेज देगा। ये एक सेपरेट आपका ट्रेनिंग सेंटर बना दिया जाएगा, जो हो सकता है कंपनी के अंदर हो या कंपनी के बाहर हो, सेपरेट एकदम डमी मशीन के साथ, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। तो सर ये था आपका स्टाफिंग, ठीक है सर। अगले सर पानी पी लेंगे। चलिए सर स्टाफिंग भी हो गया, बात है डायरेक्टिंग पे। डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग कहाँ गया सर, डायरेक्टिंग
अगेन डायरेक्टिंग, हम सब जानते हैं डायरेक्टिंग रेफर्स टू इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, कम्युनिकेटिंग एंड इंस्पायरिंग पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन। इंस्ट्रक्ट करना, गाइड करना, कम्युनिकेट करना, किसको? पीपल को, ऑर्गेनाइजेशन में, दैट इज सेड टू बी डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग अगेन कॉन्सेप्ट पूछेगा तो डायरेक्टिंग का फीचर इंपॉर्टेंस एक रहेगा। डायरेक्टिंग का 4 एलिमेंट्स होता है, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, फिर ये आपका कॉन्सेप्ट में रहेगा। डायरेक्टिंग का फीचर इंपॉर्टेंस है, हमको आई डोंट थिंक सो कि कोई प्रॉब्लम होगा, ठीक है। सबसे मेन आता है मोटिवेशन, ठीक है। मोटिवेशन का फीचर भी आप लोग कर लोगे, ठीक है। अब आता है मोटिवेशन का थ्योरी, दैट इज नीड हायरार्की थ्योरी, जिसको मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी बोलेंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना होगा, एकदम फिंगर टिप पे आपको याद होना चाहिए नीड हायरार्की थ्योरी। पहला फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, सोशल एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। फूड, क्लोथिंग, शेल्टर बोलेगा सर फिजियोलॉजिकल नीड्स है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी बोलेगा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड है। दोस्ती यारी हो रहा है, सोशल नीड है। अगर मेमेंटो दिया, ध्यान दीजिएगा, अगर मेमेंटो दिया, सर्टिफिकेट दिया, टी शर्ट पे नाम प्रिंट कराया, तो वो एस्टीम नीड्स है। बहुत बार पूछा है कि बहुत लोग गलती लिख देते हैं कि उसको एक टी शर्ट मिल रहा है, उसके नाम के पीछे बैजिंग किया हुआ, आपको मेमेंटो मिल रहा है, सर्टिफिकेट मिल रहा है, तो कौन सा हुआ? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। नहीं सर, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नहीं हुआ, वो एस्टीम नीड्स हुआ, बिकॉज उसमें रिस्पेक्ट, रिकॉग्नाइजेशन, प्रेस्टीज मिल रहा है, ठीक है। ये हो गया। अब आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स का मतलब क्या है कि जिसमें पीपल वांट टू बिकम स्पेशलाइज इन दिस फील्ड। क्वेश्चन दे देगा कि इन विच इन दिस ही हैज बीन प्रमोटेड एंड ही व्हाट ही वांट टू बिकम, ही हैज रीच दैट टारगेट, वो क्या होगा? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होगा। अगर मेमेंटो देगा, सर्टिफिकेट देगा, तो सर वो एस्टीम नीड्स है, ध्यान दीजिएगा, एस्टीम नीड्स है। बार बार मैं बोल रहा हूँ, यहाँ से केस स्टडी आएगा, फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, सोशल एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। फूड, क्लोथिंग बोलेगा तो फिजियोलॉजिकल होगा। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पता है, फ्रेंडशिप बनेगा तो सोशल नीड्स हो जाएगा। रिस्पेक्ट दे रहा है, टी शर्ट दे रहा है, मेमेंटो दे रहा है, गिफ्ट दे रहा है, तो एस्टीम नीड्स हो जाएगा। एंड अपने काम में माहिर बन गया तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स हो गया। अगेन अजम्पशंस पूछ रहा है सर आपसे, अजम्पशंस 4 होता है। पीपल्स बिहेवियर डिपेंड्स अपॉन द नीड फ्लोज फ्रॉम बॉटम टू टॉप, a satisfied need can no longer motivate a person and people move to higher level need when lower level needs are satisfied। यहाँ से पूछ रहा है कि कभी कभी एक अजम्पशन दे रहा है, बोल रहा राइट द अदर 3 अजम्पशन। हाँ, ये डायग्राम बना के आ जाइएगा सर। अब यहाँ पर मेन आता है सर मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी, सबसे फेवरेट है और सबसे डिफिकल्ट है सर। तो मॉनिटरी में 8 आता है, पे एंड अलाउंसेस, प्रॉफिट शेयरिंग, को पार्टनरशिप, स्टॉक ऑप्शन, बोनस, कमीशन, रिटायरमेंट बेनिफिट, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव एंड परक्यूसिट, ठीक है सर। अगर सैलरी बढ़ाने को लेकर बोला, सॉरी, अगर सैलरी बढ़ाने को लेकर बोलेगा तो पे एंड अलाउंसेस होगा, प्रॉफिट बांटेगा तो प्रॉफिट शेयरिंग, अगर शेयर बांटेगा, शेयर्स बांटेगा तो वो को पार्टनरशिप, स्टॉक ऑप्शन है। बोनस बोलेगा या फेस्टिव सीजन में कुछ बोल रहा है तो भैया वो बोनस है। अगर वो सेल्समैन को बोल रहा है, अगर वो सेल्समैन को पेमेंट करेगा तो सर वो कमीशन है। अगर वो एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट एम्प्लॉइज को पेमेंट करेगा तो वो प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव है। रिटायरमेंट बेनिफिट हम सब जानते हैं, प्रोविडेंट फंड, ग्रेट्युटी फंड, ये सब बोलेगा। एंड हाउसिंग, एजुकेशन, मेडिकल बोलेगा तो सर पर क्यूसेट। सिमिलरली मैं बहुत स्पीड बता रहा हूँ, जस्ट फॉर केस स्टडी के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है सर। अब आता है नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव। नॉन मॉनिटरी में स्टेटस, ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट, करियर एडवांसमेंट, जॉब इनरिचमेंट, एम्प्लॉय रिकॉग्नाइजेशन, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, ऑटोनॉमी, जॉब सिक्योरिटी, ये सब रहेगा। अगर स्टेटस तो भैया आपको क्लियर रहेगा स्टेटस क्या होता है, गिविंग रिस्पेक्ट बोलेगा, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट में गुड वर्किंग एनवायरनमेंट बोलेगा। करियर एडवांसमेंट में ट्रेनिंग बोलेगा। अगर ट्रेनिंग के बारे में बोला तो करियर एडवांसमेंट हो रहा है। इंटरेस्टिंग जॉब, चैलेंजिंग जॉब बोला, ग्रेटर वैरायटी ऑफ वर्क कंटेंट बोला तो आपका जॉब इनरिचमेंट हो जाएगा। एम्प्लॉय रिकॉग्नाइजेशन को पता करने का तरीका क्या है? मेमेंटो मिला, सर्टिफिकेट मिला, अप्रिशिएट कर रहा है तो एम्प्लॉय रिकॉग्नाइजेशन है। जैसे एक था ना डॉक्टर्स वाला क्वेश्चन पढ़े थे, डॉक्टर के हेल्थ केयर अचीवर्स ट्रॉफी, बेटी बचाओ ट्रॉफी मिल रहा है, ट्रॉफी गिफ्ट मेमेंटो मिलेगा, एम्प्लॉय रिकॉग्नाइजेशन। अगर सेंस ऑफ सिक्योरिटी बोलेगा तो जॉब सिक्योरिटी हो गया। कोई भी फाइनल डिसीजन लेने से पहले एम्प्लॉय से कंसल्ट करेगा तो एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन हो जाएगा, कंप्लीट फ्रीडम देगा, ऑटोनॉमी लिखा रहेगा, एम्पावरमेंट लिखा रहेगा तो एम्प्लॉय एम्पावरमेंट है, ठीक है सर। लीडरशिप के बारे में सब जानते हैं, लीडरशिप क्या होता है, ठीक है। 3 तरह का लीडरशिप है, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लेजी फेयर। खुद से करेगा सारा डिसीजन ऑटोक्रेटिक, कंसल्ट करेगा डेमोक्रेटिक, कंप्लीट फ्रीडम देगा तो लेजी फेयर। कम्युनिकेशन हम सब जानते हैं सर, कम्युनिकेशन का प्रोसेस आएगा ही आएगा, ठीक है। कम्युनिकेशन का 2 टाइप होता है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, सर एकदम पढ़ लेने का है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है सर।
ये हो गया बैरियर्स। बैरियर्स मैं बता चुका हूँ, यहाँ से केस स्टडी आना एकदम फिक्स है। सेमेंटिक, साइकोलॉजिकल, ऑर्गेनाइजेशनल, पर्सनल। अगर मान लो एन कोडिंग डी कोडिंग बोला, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर एन कोडिंग एंड डी कोडिंग। एनकोडिंग एंड डीकोडिंग बोला मतलब वो सेमेंटिक बैरियर है। या सेम वर्ड सेम सेंटेंस कैन बी अंडरस्टैंड डिफरेंटली बाय डिफरेंट पर्सन बोलेगा। या फिर इसमें से कुछ भी अगर आपका फैक्टर्स कुछ लिखा है, जैसे बैडली एक्सप्रेस में से सिंबल्स एंड वर्ड विद डिफरेंट मीनिंग, फॉल्टी ट्रांसलेशन, अनक्लैरिफाइड असम्पशन, टेक्निकल वर्ड्स सेम बोलेगा सर, वो सेमेंटिक बैरियर हो जाएगा। ठीक है सर। अभी आता है साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर्स आर दोज बैरियर व्हिच अराइजेस ड्यू टू साइकोलॉजिकल फैक्टर, जिसमें प्री मैच्योर इवैल्यूएशन, लैक ऑफ अटेंशन, लॉस बाय ट्रांसमिशन, डिस्ट्रस्ट आएगा। तो ये भी बहुत बार केस स्टडी में था कि टीचर हमेशा उसको स्कोल्ड करती रही। केस स्टडी मैंने बताया था, टीचर यूज्ड टू स्कोल्ड हर एंड वन डे टीचर वाज वेरी हैप्पी एंड शी वांटेड टू अप्रिशिएट, बट बिफोर अप्रिशिएटिंग हिम शी लेफ्ट द क्लास। तो ये क्या हुआ, प्री मैच्योर इवैल्यूएशन हो गया, बिकॉज बिफोर रिसीवर सेंटर कंप्लीट द मैसेज, रिसीवर कंक्लूड द मैसेज। प्री मैच्योर इवैल्यूएशन, लैक ऑफ अटेंशन, लॉस बाय ट्रांसमिशन, डिस्ट्रस्ट। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर मैंने बता चुका था, which arises due to organizational factors such as organization policy, rules and regulations, status difference रहेगा तो हो जाएगा। पर्सन में पर्सनल बैरियर हो जाएगा। ये करिएगा सर वेज टू इंप्रूव द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो इसके लिए इसके लिए मैंने बता चुका था तरीका क्या है कि इसको करने से बेटर आप ये जो भी फैक्टर्स पढ़ रहे हैं सब में नोट लगा दो। We should not practice body language. Unclarified assumptions should not be there. Assumption must be clarified. Technical jargon should not be there. Premature evaluation should not be there, and so on करके। होप आपको बेनिफिट मिल रहा होगा। बहुत जल्दी बता रहे, टाइम बहुत हो चुका है सर, बहुत ज़्यादा हो गया सर, ऑलमोस्ट 2। तो सर डायरेक्टिंग बता दिए। डायरेक्टिंग में मैंने बता दिया कि सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन होता है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आने का चांसेस है, अगर आपका इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने का चांसेस है तो क्या है, मैं वही बता रहा हूँ। अगर इसमें से क्वेश्चन आने का चांस है तो क्या क्या हो सकता है, सुपरविजन नहीं आएगा, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन से आएगा क्वेश्चन। बहुत इजी है सर, प्लीज ध्यान दे देना। 8 days ठीक है सर। ये करने के बाद चलिए अब आता है लास्ट, कंट्रोलिंग। कभी भी कंट्रोलिंग, तो कंट्रोलिंग में कभी भी प्रॉब्लम्स को लेकर बोलेगा कि जैसे एग्जांपल मैं बता, कंट्रोलिंग होता है क्या सबसे पहले। सो कंट्रोलिंग रेफर्स टू कंपेयरिंग एक्चुअल वर्क परफॉर्मेंस विद डिजायर्ड वर्क परफॉर्मेंस इन ऑर्डर टू फाइंड डेविएशंस। कंट्रोलिंग को पता करने का तरीका क्या रहेगा, कभी प्रॉब्लम्स बोलेगा, इतना का प्रॉब्लम है। जैसे मैंने गीजर वाला क्वेश्चन बुलाया था कि गीजर वाला था कि टारगेट है 500 यूनिट, हुआ 450 हुआ, या डेविएशन अप टू 10 यूनिट्स आर एक्सेप्टेबल ऐसे करके लिखा रहा, या रनिंग बिहाइंड शेड्यूल लिखा, रनिंग सॉरी रनिंग बिहाइंड शेड्यूल लिखा रहा, मतलब वो कंट्रोलिंग है सर। याद रखिएगा, ये सब तरीका है पता करने का, निंजा टेक्निक बोलते हैं इसको। ठीक है सर, निंजा टेक्निक है। ठीक है सर, ये हो गया आपका फीचर इंपॉर्टेंस तो हो जाएगा सर। कंट्रोलिंग का प्रोसेस मैंने बता दिया था कि सेटिंग स्टैंडर्ड, मेजरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय, कंपेयरिंग एक्चुअल वर्क परफॉर्मेंस विद डिजायर्ड वर्क परफॉर्मेंस, एनालाइजिंग डेविएशन, टेकिंग करेक्टिव एक्शंस एंड फीडबैक रिपोर्ट। सर यहां से क्वेश्चन आता है सर आपका क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, ये वाला पार्ट आएगा। तो मैंने बता चुका था एनालाइजिंग डेविएशंस के अंदर आता है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। यहां पर बार बार पूछ रहा है, मैं बार बार बता रहा हूं और आप बार बार सुन लेना। यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि मैनेजर शुड फोकस ऑन दोज डेविएशंस व्हिच आर बियॉन्ड द स्पेसिफाइड रेंज। सर मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। अ मैनेजर हु ट्राइज टू कंट्रोल एवरीथिंग मे एंड अप कंट्रोलिंग बाय डूइंग नथिंग। सर मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। अच्छा, ये सब तो सर हो गया सर। अभी जो है कंट्रोलिंग का प्रोसेस को आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है। अगर मान लो बोला टारगेट, अगर वो बोला टारगेट है 500 यूनिट का, तो ये क्या हुआ सर, सेटिंग स्टैंडर्ड हो गया। ठीक है, अभी ये पता चला कि सर वो 450 यूनिट किया है, तो मेजरमेंट हो गया। ठीक है, कंपेयरिंग भी हो गया, कभी 460 किया, 470 किया, तो ये कितना हुआ सर आपका कंपेयरिंग एक्चुअल वर्क परफॉर्मेंस, सॉरी कंपेयरिंग एक्चुअल वर्क परफॉर्मेंस विद डिजायर्ड वर्क परफॉर्मेंस हुई है। ये करने के बाद वो बता दिया, प्रॉब्लम बता दिया कि व्हाट इज द प्रॉब्लम। सर प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी फेलियर, वाटर सप्लाई एंड दिस। तो सर वो आपका एनालाइजिंग डेविएशंस हो गया। या मशीन्स में प्रॉब्लम आया तो मशीन्स के बारे में बता दिया सर, वो एनालाइजिंग डेविएशंस हो गया। एंड उसके बाद हम लोग रिपेयर करा दिए तो करेक्टिव एक्शंस हो गया। तो ये तरीका से रहेगा कंट्रोलिंग का। तो आपका पार्ट ए हो गया पूरा का पूरा ओवर। सर होप आपको समझ में आ रहा होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है सर, आदित्य सर इज देयर, पूछ लेना, अच्छे से कर लेना। सर जो भी सेटअप था सर आपका साथ, छोटा सा सेटअप लाकर आपको छोटा सा अरेंजमेंट दे दिए सर,
प्लीज अच्छे से पढ़िएगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। ठीक है, अभी हम लोग पार्ट बी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, आपको कोई भी डाउट होगा प्लीज मुझे आप बता देना। ठीक है सर, पार्ट बी स्टार्ट करते हैं।